हेलो बच्चों, आगे और नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 4 न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए। फर्स्ट लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी पढ़ा, एक्टिविटी पढ़ा। सेकंड लेक्चर में रदरफोर्ड सोडिस का लॉ पढ़ा। थर्ड लेक्चर में लैम्डा क्षयांक क्षय नियतांक पढ़ा, दो परिभाषाएं और एक सूत्र। और इस लेक्चर के अंदर फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन चीजें। तो पढ़ने वाले हैं अर्धायुकाल, एक औसत आयुकाल और तीसरा क्षय वक्र। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेंगे। एक बार एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भाई dN/dt को एक्टिविटी बोलते हैं। इसके यूनिट बेकेरेल, क्यूरी, इसके अंदर 3.7 × 10⁻10 बेकेरेल होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। और एक रदरफोर्ड पढ़ चुके हैं जिसकी वैल्यू 10⁻6 बेकेरेल होती है, ये बात कर चुके हैं हम लोग। रदरफोर्ड सोडी का नियम जो था वो सक्रिय परमाणुओं की संख्या के ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है, बराबर होता है लैम्डा लगाना पड़ता है। और फॉर्मूला पढ़ा था n = n0 e⁻ का लैम्डा t। हमने कहा था हम सारे सूत्र यहीं से निकालेंगे, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। लैम्डा के बारे में हम बात कर चुके हैं। लैम्डा का फॉर्मूला 2.303 अपॉन t log base 10 n0/n। और ये फॉर्मूला 0.693 जो आज हम ड्राइव करने वाले हैं अपॉन t हाफ। लैम्डा का यूनिट हमने बताया था समय इनवर्स। हमने ऐसे टाइम का फॉर्मूला भी निकाला था, आपको पता हो 2.303 अपॉन लैम्डा नीचे चला गया था, बाकी log base 10 n0/n तो यही, और 3.3 t हाफ log base 10 n0/n भी है। ये भी हम फॉर्मूला प्रयोग कर चुके हैं, निकाल चुके हैं इसको। हाफ लाइफ टाइम को बोलते हैं t हाफ। फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। आज प्रूफ करेंगे इसको। टी एवरेज 1/लैम्डा होता है, इसको प्रूफ करेंगे। दोनों में रिलेशन समझेंगे तो भाई 1/लैम्डा का टी एवरेज होता है, तो ये 0.693 टी एवरेज हो गया। और अगर लैम्डा को उधर भेजें और टी हाफ को नीचे भेजते हैं तो ये बन जाएगा 1/0.693 टी हाफ, और जिसको अपन 1.44 लिख सकते हैं। आज अपन ये प्रूफ करने वाले हैं 1.44। और ये वक्र पढ़ेंगे क्षय वक्र। ये वक्र सक्रिय परमाणु की संख्या n तथा समय के बीच बनाया जाता है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के हम लोग एंड तक पहुंच जाएंगे। आज हमने शुरू करना है अर्धायुकाल, औसत आयुकाल, क्षय वक्र, इसके बारे में लेक्चर शुरू करने वाले हम लोग। इससे पहले का लेक्चर आपको कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम है तो आप वापस ध्यान से वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। आज हम लोग औसत आयुकाल के बारे में बात करने शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला टॉपिक अर्ध आयु काल। काल मतलब समय, और हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, इसको हम टी हाफ लिखते हैं। T/2 नहीं है, टी हाफ। क्या है ये टी हाफ? मान लीजिए हमने शुरुआत में 500 परमाणु ले लिए। शुरुआत में t = 0 पर हम लोग यहाँ पर थे, 500 हमारे पास एटम थे।
500 न्यूक्लियस थे हमारे पास, अब वो टूट रहे हैं, टूटने दो। आपने वॉच चालू कर दी और कितने टूट गए? 250 टूट गए, 250 परमाणु टूट गए। तो बचे कितने? 250 ही बचे। आधे टूट गए, आधे बचे, आधे बचे, आधे टूटे। इसमें जो समय लगा है, इस समय को बोलते हैं टी का। बस ये है आपका औसत आयुकाल, सॉरी अर्धायुकाल। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ को आधा टूट जाने में या आधा शेष रह जाने में जो समय लगता है, समय को बोलते हैं हम उसका अर्धायुकाल। वह समय उस पदार्थ का अर्धायुकाल कहलाता है जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या का आधा रह जाए या आधा टूट जाए। 500 को 250 होने में जो समय लगता है उस समय को क्या बोलते हैं? उस पदार्थ का अर्धायुकाल कहते हैं। 1000 का 500 हो जाए, 100 ग्राम का 50 ग्राम हो जाए, इस ड्यूरेशन को जो हम व्यवहार करते हैं, ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? अर्धायुकाल बोलते हैं। तो वह समय जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या का, अपने प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या बोले तो N0 का आधा शेष रह जाए, आधा शेष रह जाए, या किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ को आधा विघटित हो जाने में लगा समय ही उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल मतलब टी हाफ, इसको से डिनोट करते हैं, कहलाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। कार्बन 614 का अर्ध आयुकाल 5730 वर्ष होता है। मतलब ये हुआ कि कार्बन 614 का 100 ग्राम आपने ले लिया और कार्बन 614 का 50 ग्राम बचा। 100 ग्राम आपने लिया था, 100 ग्राम आपने ले लिया, बचा कितना? कितना? तो विघटित कितना हुआ? 50 ग्राम विघटित हुआ, आधा विघटित हुआ, आधा बचा। 100 ग्राम का 50 ग्राम बचा, 50 ग्राम टूटा। जो समय लगेगा ना वो उसका अर्धायुकाल कहलाएगा। और 5730 वर्षों में ये काम होता है। कुछ आए समझ में? किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ को आधा विघटित होने में इतना समय लगेगा, ये उसका अर्धायुकाल कहलाएगा। दिख रहा है आपको? वह समय जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या का आधा रह जाए या आधा टूट जाए, जो समय लगा उसे बोलते हैं उसका अर्धायुकाल। कुछ समझ में आ रहा होगा? इस एग्जांपल से कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। इसका फॉर्मूला निकालें, वो एक फॉर्मूला निकालते हैं इसका। देखिए, जो अपन कल लास्ट लेक्चर में लिख चुके हैं ना, उस लेक्चर के उस फॉर्मूले को आज हम डिराइव करने वाले हैं। इसको तो उत्पत्ति करते हैं टी हाफ के लिए।
देखिए शुरुआत कहाँ से करनी है मैंने आपको बता चुका हूँ। शुरुआत आपको करनी है रदरफोर्ड सोडी के सूत्र से आपको शुरुआत करनी। क्या है सूत्र? n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस का लैम्डा t। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमको शुरुआत सब हमेशा यहीं से करनी, कोई भी सूत्र नहीं करना। देखो अर्ध आयु काल की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि भाई वह समय अर्ध आयु काल कहलाता है जिसमें कोई ऋण पदार्थ अपने प्राइमरी परमाणु की संख्या का आधा शेष रह जाए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, और ये सेकंड इक्वेशन जो है उसको फर्स्ट में यूज कर लेते हैं। ये डेफिनेशन है। आधा बच जाने में जो समय लगता है उस समय को ही बोलते हैं उसका अर्ध आयु काल। तो समीकरण नंबर 2 का उपयोग एक में कर दें आप इसको। n को लिख दो n नॉट बाई 2। n को क्या लिख दिया? n नॉट बाई 2। और t को फिर क्या लिख दो? t हाफ। ये फॉर्मूला सिंपल हमने क्या बनाया कि अगर मैं t को t हाफ लिखना चाहता हूं तो इस समय में कितना बचेगा? n नॉट बाई 2 बचने वाला है। अगर मैं n नॉट को n नॉट बाई 2 रखना चाहता हूं, इतना रखना चाहता हूं, इसको बनाना चाहता हूं, इतना बचा रह जाएगा, तो मुझे जो समय लगेगा उसको t हाफ लिखना पड़ेगा। ये डेफिनेशन बोल रही है। वापस अगर मैं t को t हाफ डिफाइन करना चाहूंगा तो कौन सा समय t हाफ कहलाएगा? जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने प्राइमरी परमाणु की संख्या का आधा शेष रह जाए। n की वैल्यू कितनी हो जाए? इतनी। तो जो समय लगा उसको t हाफ। तो t को लिखा t हाफ और n को लिख दिया n नॉट बाई 2, क्योंकि t जब t हाफ होगा तो n बराबर n नॉट बाई 2 हो जाएगा। ये डेफिनेशन बोलती है, ये हमने यहाँ पर सीखा है। अब इसको सॉल्व करें और फॉर्मूला लास्ट तक हमको मिल जाएगा। देखिए n नॉट से n नॉट चला गया, 1/2 बचा। e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t को 1 अपॉन e रेज़ टू पावर लैम्डा t लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, लैम्डा t हाफ इक्वल्स टू, मैंने कहा तो शुरुआत आप यहां से करें। निकालना क्या है वो दिमाग में रखें, t हाफ निकालना है। और t हाफ कब निकलेगा? जब e हटेगा। और e किससे हटता है? log बेस e से। तो दोनों तरफ का log बेस e लोगे, दोनों तरफ का log बेस e लेने पर दोनों का log बेस e ले लो आप। तो log बेस e रेज़ टू पावर लैम्डा t हाफ log बेस e 2। हमने यहाँ भी log लगाया, हमने यहाँ पर भी log लगाया। अच्छा, log a की पावर b तो b आ जाएगा, लैम्डा t हाफ log e बेस e log 2 बेस e। ओके, log e बेस e कितना होता है? 1। तो लैम्डा t हाफ इक्वल्स टू, ये log बेस e था, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे 2.303, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और log 2 बेस 10 की वैल्यू हमको पता है, हमने पहले दिन इसकी वैल्यू को लिख दिया था 2.303, याद है आपको? 0.3010। ठीक है, इसको सॉल्व करें। लैम्डा t हाफ 0.693 ऑलमोस्ट आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से आपको t हाफ की वैल्यू मिल जाने वाली है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो t हाफ का हमने फॉर्मूला निकाल दिया 0.693 अपॉन लैम्डा, और 1 बाय लैम्डा को हम टी एवरेज बोलते हैं। आगे वाले फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे तो बन जाएगा 693 टी एवरेज। तो ये टी हाफ के दो फॉर्मूले हमने निकाले, ये प्रूफ कर दिया। इसको आगे प्रूफ करने वाले ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क कैसा है, ये अगले वाले टॉपिक में अपने बता देंगे। इसका क्या होगा? समय।
टाइम मतलब यूनिट क्या होगा, समय। और जो काल है ना, तो काल का यूनिट क्या होगा, समय होगा। वहीं से आपको पता हो तो हम लिख चुके थे लैम्डा का फॉर्मूला, जो हमने डायरेक्ट लिखा था थर्ड लेक्चर में 0.693 अपॉन, हमने कहा था ये फॉर्मूला हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव कर देंगे। तो आज हमने जो पुराने थर्ड लेक्चर के अंदर ये फॉर्मूला जो डायरेक्ट लिखा था उसको प्रूफ भी कर दिया। दिख रहा है आपको? अर्धवायु काल का मतलब समझ में आया आपको? 100 ग्राम अगर 50 ग्राम रह गया है, मतलब 50 ग्राम जब टूट गया है तो जो समय लगा उसके बोलते हैं उसका अर्धवायु काल। कार्बन 14 का अर्धवायु काल 5730 वर्ष होता है। ये एग्जांपल अपन ने समझा। फॉर्मूला कैसे निकालें? सारे फॉर्मूले शुरुआत यहीं से होती है। आपको डेफिनेशन पता है कि अगर हम t को t हाफ लिखना चाहेंगे तो n को लिखेंगे n नॉट बाई 2। आपने वैल्यू रखी, सॉल्व किया, लैम्डा t हाफ जो पावर पर है e की पावर पर, और जब हम t हाफ निकालना चाहेंगे तो t हाफ निकालने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल हटाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल किससे हटता है? log बेस e से। तो दोनों तरफ का log बेस e ले लिया, यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, सॉल्व किया, t एवरेज के t हाफ के फॉर्मूले पर आ गए। टी एवरेज का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिखा, ये हम आगे प्रूफ करने वाले हैं, ये आगे प्रूफ हो जाएगा। और लैम्डा यहाँ से निकाल के इतना कर दिया जो हमने पहले लिखा था। आज ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, हमारा टॉपिक था अर्धवायु काल। आप इसको पॉज करके लिखें, पॉज करें, आराम से लिखें। हम लोग छोटी सी डेफिनेशन देने के बाद एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, औसत आयु काल। हम पढ़ने वाले हैं औसत आयु काल, माध्य आयु काल, एवरेज लाइफ टाइम। नेचुरली जब हम इस हेडिंग को लिखते हैं ना कि औसत आयु काल, तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई हम लोग एवरेज की बात करेंगे, एवरेज लाइफ टाइम की बात करने वाले हैं। एक ऐसी एज निकालने वाले हैं, एक ऐसी लाइफ टाइम निकालने वाले हैं जो एवरेज को शो करेगी। तो हम पढ़ने वाले हैं माध्य या औसत आयु काल, एवरेज लाइफ टाइम, टी एवरेज बोलते हैं इसको। देखिए इसकी 2-3 डेफिनेशन देते हैं अपन लोग। एक सिंपल डेफिनेशन तो ये है, जैसे एक रेडियोएक्टिव मटेरियल आपने लिया, उसके डिसइंटीग्रेशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होता है। उसकी लाइफ टाइम जो है वो 0 से लगा करके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो वो टाइम जब तक वो रेडियोएक्टिव मटेरियल एक्टिव रहेगा, उसका एक्टिव जो टाइम है, एक्टिव रहने का जो टाइम है, उसको हम बोलते हैं उसका मीन लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम। एक बात है सिंपल सी कि कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल जब तक एक्टिव रहता है, उस लाइफ टाइम को, उस टाइम को हम बोलते हैं उसका मीन लाइफ टाइम। उसके एक्टिव रहने का टाइम है, इतने टाइम तक वो मटेरियल एक्टिव रहेगा। अगर मैं कहता हूँ एवरेज लाइफ टाइम 5 साल है, तो इसका मतलब ये होगा ये मटेरियल जो है, उसके सारे मटेरियल के जो आप मॉलिक्यूल या एटम्स ले रहे हैं, वो एटम्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल नहीं एटम ही होते हैं, तो एटम जो होंगे वो इतने टाइम तक एक्टिव रहेंगे, उनकी एवरेज लाइफ इतनी है। इसको थोड़ा और डिफाइन करेंगे। तो पहले एक बात लिखते हैं, वह समय जब तक कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ सक्रिय रहता है, कॉमा, उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का औसत आयु काल कहलाता है। औसत आयु
काल कहलाता है। चलो ये तो सिंपल सी बात हुई। इसका मतलब ये होता है, मतलब ये एक्टिव रहने का समय है उसका। अगर मुझे क्लास के कुछ बच्चे दिख रहे हैं सामने, अगर मुझको सबकी एज पता है और मैं सबकी एज को लिख करके ऐड कर दूं, आपकी इतनी, आपकी इतनी, आपके सब बच्चों की एज हमने काउंट करके उनको ऐड कर लिया, और उस ऐड जो एज आपको मिली वो टोटल एज हो गई। और कितने स्टूडेंट थे, मान लो 50 स्टूडेंट थे क्लास के अंदर, तो टोटल एज के अंदर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिवीजन कर देंगे ना, तो हमको क्लास की एक लाइफ टाइम मिल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे उसका एवरेज लाइफ टाइम। समझ रहे हैं आप बात को? जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी एज को ऐड करो, टोटल एज ऑफ ऑल एलिमेंट्स की बात कर लें, ऑल न्यूक्लियस की बात कर लें, सभी मटेरियल्स का जो टोटल एज कितनी है वो अगर नोट कर ली जाए और उसके अंदर टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का डिवीजन कर दिया जाए। ऐसे तो निकालते हम लोगों से, सारे बच्चों की एज को ऐड कर लो अपॉन टोटल बच्चे थे कितने का डिवीजन कर दो, तो इससे एवरेज वैल्यू मिलेगी, और उस एवरेज वैल्यू को हम बोलेंगे एवरेज लाइफ टाइम ऑफ क्लास, या उस मटेरियल की बात करेंगे तो एवरेज लाइफ टाइम ऑफ दैट मटेरियल, दैट रेडियोएक्टिव मटेरियल। तो हम बात करने वाले सिंपल सी कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के सभी परमाणुओं की आयुओं का योग तथा कुल रेडियोएक्टिव परमाणुओं की संख्या के अनुपात को उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का औसत आयु काल कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन माने आप। तो क्षयांक हुआ क्या, देखो क्षयांक हुआ सभी परमाणुओं की आयुओं का योग अपॉन सभी परमाणुओं की कुल संख्या। ये हो गया सिंपल क्षयांक का मतलब। समझ में आ रही है आपको बात? किसी क्लास की एवरेज लाइफ टाइम निकाले तो वैसे निकालते हो, सभी बच्चों की एज को ऐड कर दो, कुल कितने बच्चे थे रिवीजन कर दो, आपको टी एवरेज, इसको बोलेगा आप इसका माध्य आयु काल, और इसका यूनिट जो होता है उस समय ही होगा। और जब इसको सॉल्व करोगे, हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको टी एवरेज का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 1/λ, मतलब क्षयांक का व्युत्क्रम, क्षयांक का व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल करो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, औसत आयु काल मिल जाएगा। क्या पता चला? अर्थात ये प्रूफ करने वाले हम लोग थोड़ी देर में, अर्थात क्षयांक के व्युत्क्रम को, क्षयांक के व्युत्क्रम को कि उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का औसत आयु काल, औसत या माध्य आयु काल, आयु काल मतलब टी एवरेज कहते हैं। 3 डेफिनेशंस दी हमने इसकी।
ये वह टाइम होता है जब तक कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ सक्रिय रहता है। सभी परमाणु के आयु को जोड़ो, उसमें कुल परमाणु की संख्या का भाग लगाओ, डिवीजन करने के बाद जो मिलेगा वो आपको एवरेज लाइफ टाइम मिल जाएगा। और लैम्डा को रेसिप्रोकल कर दो, उसका 1/1 कर दो, तो आपको मिल जाएगा उस पदार्थ का औसत आयु काल। तो लैम्डा का व्युत्क्रम भी कहलाता है। 3 डेफिनेशन अपने पढ़ी, फॉर्मूला निकाले इसका, पॉज करके लिख लें आप इसको, लिख लिया, पॉज करके लिख लिया। हम पढ़ने वाले माध्य आयु काल का फॉर्मूला, तो शुरू करने वाले फॉर्मूला। हम पढ़ने वाले हैं औसत आयु काल की सूत्र व्युत्पत्ति। तो हम पढ़ने वाले औसत आयु काल के लिए सूत्र व्युत्पत्ति कैसे करें, देखिए। अभी भी सूत्र पढ़ा था अपने, टी एवरेज का मतलब होता है सभी रेडियोएक्टिव परमाणु की आयुओं का योग अपॉन रेडियोएक्टिव परमाणुओं की कुल संख्या, जो हमने इनिशियली ले रखी थी। अच्छा, इनिशियल में कितनी संख्या दे रखी है, n0। चलो, कितने परमाणु लिए पैरेलल में, n0 ले रखे थे। अब सभी परमाणु का आयुओं का योग देखो, अपन ये बात कर चुके हैं किसी रेडियो पदार्थ की जो आयु होती है 0 से लगा करके इन्फिनिटी तक हो सकती है। ओके, हम ये जानते हैं बात कि किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ की आयु 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है। और t समय में अगर dn परमाणु टूटे, मतलब n बचे हैं, इतने तो टूटे हैं, मतलब इतने बचे हैं, तो कुल आयु कितनी हुई? t समय में टूटते हैं dn, तो 0 से अनंत समय में इतने टूटेंगे। ये टोटल आयु निकालने का तरीका होगा। t समय में dn टूटे हैं तो 0 से अनंत समय तक कितने परमाणु, इतने समय तक वो एक्टिव रहेगा, तो टोटल इसकी आयु निकाल दी अपन ने। तो कुल आयु निकालने का ये तरीका है। अब रदरफोर्ड सोडी का नियम आप लिखो। क्या होता है? सक्रियता सक्रिय परमाणु की संख्या के ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है, बराबर लगाते हैं, तो लैम्डा को लगाना पड़ता है, माइनस को आप छोड़ दो, जरूरत नहीं है, डेरिवेशन के अंदर जरूरत नहीं है, लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। ए का फॉर्मूला dn/dt लिखोगे तो dn कितना हो गया, माइनस लैम्डा n dt, मोड ले लो, आपको तो संख्या से मतलब है, तो माइनस साइन का आपके लिए कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप dn की वैल्यू निकाल चुके हो, तो dn की वैल्यू निकाल 0 से इन्फिनिटी t रखा हुआ है, यह है लैम्डा n dt अपॉन में आएगा n0। ये आपका t एवरेज का फॉर्मूला। कोई तकलीफ? चलो आगे बढ़े। अब रदरफोर्ड सोडी का सूत्र जो है वो आप जानते हो, n n0 e लैम्डा t, ये होता है। आपकी n की वैल्यू यहाँ रखो, रख दो,
तो टी एवरेज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी रखा हुआ है, लैम्डा पड़ा है, n की वैल्यू रख देंगे n नॉट e की पावर माइनस का लैम्डा टी dt अपॉन n नॉट से n नॉट चला गया। टी एवरेज इक्वल्स टू, आप लैम्डा को बाहर ले लो, टी e रेज़ टू माइनस का लैम्डा टी dt और 0 से तक इंटीग्रेशन करना है। यहाँ हाईलाइट फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, हाई इंटीग्रेशन चलेगा और इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी आपको डायरेक्ट लिख देनी है। इसकी वैल्यू 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है। आप लिखते हैं इंटीग्रेशन करने पर, आप लिखें समाकलन करने पर आप लिखेंगे टी एवरेज लैम्डा रखा है और इसकी वैल्यू आएगी 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा चला जाएगा, टी एवरेज जो आ जाएगा वो आएगा 1 बाई लैम्डा और इसका यूनिट होता है समय। तो शयांक का व्युत्क्रम हो गया ये, अर्थात प्रूफ हो गया कि शयांक का व्युत्क्रम, शयांक का व्युत्क्रम की औसत आयु काल कहलाता है, औसत आयु काल कहलाता है। ये था आपका लैम्डा का रेसिप्रोकल मतलब टी एवरेज। लिखा आपने, समझ में आया आपको? सभी परमाणु की आयु को ऐसे लिखोगे योग करके अपॉन n नॉट थे। पहले dn की वैल्यू लिखोगे, पहले आपको dn की वैल्यू लिखनी है और dn की वैल्यू आपने ये लिख दी। अब आपको n की वैल्यू लिखनी है तो n की वैल्यू थोड़ी के सूत्र से लिखी, n नॉट चला गया, बचेगा इंटीग्रेशन करने पर 1 बाई लैम्डा स्क्वायर आएगा और एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा बचेगा। ये इसका सूत्र था जो अपने परिभाषा में भी लिखा हुआ है। हमने पढ़ा औसत आयुकाल, हमने पढ़ा माध्य आयुकाल। आपने दोनों को समझ लिया, पॉज करके लिख लिया होगा। हम लोग इनमें रिलेशन क्या है वो समझते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि दोनों में रिलेशन क्या है, तो एक नोट बनाते हैं इसके रिलेशन का। अक्सर पूछा जाता है कि भाई अर्धायुकाल मतलब टी हाफ व औसत आयुकाल मतलब टी एवरेज में क्या संबंध है, में संबंध क्या है बताओ। अब क्या करना है इसके लिए वो समझो। सब पढ़ चुके हैं, हमसे रिलेट करना है इसको। तो अर्धायुकाल की परिभाषा मैंने पढ़ी तो उसका फॉर्मूला निकाला। अर्धायुकाल के सूत्र से हम क्या लिखते हैं कि टी एवरेज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ये आपका पहला सूत्र हम निकाल चुके हो। अच्छा, औसत आयुकाल की परिभाषा पढ़ी। आयुकाल के सूत्र से टी एवरेज इसको टू 1 बाई लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब रिलेशन निकालना है तो आप 1 में 2 का डिवीजन कर दो। समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग लगाओ, लगा दो। तो टी हाफ
अपॉन करना है आपको टी एवरेज। टी हाफ की वैल्यू थी हमारे पास 0.693 अपॉन लैम्डा और यहाँ 1/λ, दोनों का रेशियो दिया आपने, तो आपको मिलेगा टी हाफ अपॉन टी एवरेज इक्वल्स टू 0.693। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, होगा ना? देखो कैसे, ये रखा, और ये जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बदलेगा तो 1/λ λ/1 हो जाएगा, लैम्डा कट हो गया, तो टी हाफ अपॉन टी एवरेज इक्वल्स टू 0.693 आया, तो टी हाफ 0.693 इंटू टी एवरेज बन जाता है। अगर आपको टी एवरेज दे दे और टी हाफ पूछे तो 0.693 से गुणा करो, टी एवरेज दे दे 0.693 से मल्टीप्लाई कर तो टी हाफ निकल जाएगा, और अभी हमने लिखा टी हाफ अपॉन टी एवरेज, यह हमने अभी निकाला कि टी हाफ इज इक्वल 0.693 टी एवरेज, तो टी एवरेज कितना होगा यहाँ से, तो टी एवरेज 1/0.693 इंटू टी हाफ, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखना 1.44। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज करना, जब आपको टी हाफ देकर के टी एवरेज पूछे तो आप 1.44 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको टी एवरेज मिल जाएगा। तो टी एवरेज देकर के टी हाफ पूछे या टी हाफ देकर के टी एवरेज पूछे या टी हाफ और टी एवरेज में रिलेशन पूछे, तो आप दोनों का फॉर्मूला लिखें, आपस में डिवीजन करें, एक फॉर्मूला मिला, उसको फिर शिफ्ट करने के बाद आप टी एवरेज का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। तो औसत आयुकाल और अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला जो है उसके अंदर रिलेशन की अगर बात की जाए तो एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन ये रहा, दो रिलेशन है, दोनों को एक यूनिवर्सल फॉर्मूला की तरह यूज किया जाता है। ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात लिखें, इसको आप क्लोज कर दें। लिखा, पॉज करके लिख लिया। पढ़ने वाले हम लोग क्षय वक्र, तीसरा पॉइंट जो आज हमको पढ़ना है वो है क्षय वक्र। आज पढ़ने वाले हैं क्षय वक्र। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्षय वक्र, जिसको बोलते हैं डी के कर्व। ये कर्व है जो n और t के मध्य बनाया जाएगा, जो n और t के मध्य बनाया जाएगा। तो n मतलब कितने परमाणु शेष बच गए, और समय मतलब t, कितने समय पर कितने परमाणु शेष बचेंगे, इस समय पे कितने बचे हैं, इस पे कितने बचे हैं। और नेचुरली टाइम के साथ परमाणु जो बच रहे हैं वो कम ही बचेंगे, टाइम बढ़ता रहेगा और परमाणु घटते रहेंगे। टाइम जब तक बढ़ेगा ना तो परमाणु जो होंगे वो घटेंगे। तो कर्व जो मिलता है वो एक्सपोनेंशियली मिलता है इसके अंदर, और वो किस तरह का मिलता है उसके बारे में बात करें। देखें आप, इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं हम लोग। यह वक्र सक्रिय परमाणुओं की संख्या, सक्रिय परमाणुओं की संख्या बोले तो n तथा समय
टी के मध्य बनाया जाता है। पहली बात तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, n वर्सेस टी कर्व। क्षय वक्र क्या है? n और t के मध्य बनाया गया वक्र। यह वक्र चर घातांक मतलब एक्सपोनेंशियल रूप का होता है। इसे n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t के लिए बनाया जाता है। एक्चुअली इसी फॉर्मूले का वक्र है ये। और यह वक्र कभी भी समय अक्ष को स्पर्श नहीं करता। यह वक्र कभी भी समय अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब पूछा जाता है कई बार। एक स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य यह है कि ये अब समझेंगे हम लोग थोड़ी देर में, कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ को पूरा विकसित होने में अनंत समय लगता है। इसको वक्र से समझा जाएगा। अपन इसको बात को समझ लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और उसको वक्र को बनाते हैं। देखो आप, ये टाइम समय और ये है n मतलब सक्रिय परमाणुओं की संख्या। सक्रिय परमाणुओं की संख्या n मतलब होता है सक्रिय परमाणुओं की संख्या। चलो, यहाँ समय कितना है? 0। समय कितना है यहाँ पर? 0। जब समय 0 मतलब प्रारंभ में कितने परमाणु होते हैं आपके पास? आपके पास होते हैं n नॉट। जब समय 0 था मतलब प्रारंभ में कितने परमाणु लिए आपने? n नॉट। और उसके बाद में समय बढ़ता रहा और परमाणु संख्या घटती रही और ये वक्र जाकर के इस तरीके से समय अक्ष के पैरेलल हो गया। वो समय अक्ष के पैरेलल हो गया। उसको समझना, देखो समय अक्ष के पैरेलल हो गया। तो कितने परमाणु बचे? n नॉट बाई 2। n कितना हुआ? n नॉट बाई 2 आधे बचे। तो जो समय लगा उसे बोलते हैं अपन t हाफ। पहला अर्धयुगकाल आ गया। पहले अर्धयुगकाल के बाद जो 1000 थे वो 500 बच गए। अच्छा, अब 500 बच गए, इसका भी आधा हो गया, मतलब यहाँ पर भी पहले इसका आधा हुआ यहाँ, अब इसका आधा होगा तो यहाँ पर कितने परमाणु बचेंगे? n नॉट बाई 2 के भी आधे हो गए तो n नॉट बाई 4। कितना समय लगेगा? दूसरा अर्धयुगकाल लगेगा। अब इसका भी आधा हो जाएगा तो n इक्वल्स टू n नॉट बाई 8 बचेगा, उसका भी आधा। तो परमाणु बचेंगे उसे बोलेंगे, तीसरे अर्धयुगकाल के बाद इतने परमाणु शेष बचे हैं। ऐसे चौथे अर्धयुगकाल के बारे में बात करें, n नॉट बाई 16 ऐसे चलता रहेगा। चौथी अर्धयुगकाल आ गई और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब इसका भी आधा होगा और आधा, फिर उसका भी आधा। मतलब ये हुआ कि n नॉट आपने ले लिया मान लो 1000,
उसका आधा होगा तो कितने बचे 500, फिर इसका आधा होगा तो कितने बचे 250, इसका भी आधा होगा कितने बचे 125, चलता रहेगा। अब आधे करते रहो, क्या कभी आपको जीरो मिलेगा? आप इसका आधा करता रहो, करते रहो, करते रहो, एक नंबर लेकर के आप उसको आधा करते रहो हमेशा। क्या कभी एग्जैक्टली वो जीरो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? इन्फिनिटी टाइम के बाद मिलेगा। इसीलिए ये कर्व कभी भी टाइम एक्सिस को टच नहीं करता। ये कर्व टाइम एक्सिस टच क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि किसी भी रेडिएटिव मटेरियल को पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट होने में अनंत समय लगता है। मतलब अगर ये वक्र समय एक्सिस को टच करेगा ना तो परमाणु कितने बचेंगे? फिर जीरो। अगर ये देखो यहाँ पर इतना परमाणु बचे, फिर और इतने बचेंगे, ये भी इसको टच करेगा तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन जीरो कभी होगा नहीं क्योंकि इसको टच करेगा नहीं। कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल पूरा विघटित हो ही नहीं सकता। मतलब क्या हुआ? किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ को पूर्णतः विघटित होने में अनंत समय लगता है, या उसका पूर्णतः विघटन असंभव है। पूरी तरीके से विघटित हो ही नहीं सकता वो, अनंत समय लगेगा उसे। ये था आपका क्षय वक्र। इसके 4 पॉइंट लिखे हमने। यह n और t के मध्य बनाया जाने वाला वक्र है, n वर्सेस t कर्व। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है। एक्चुअली ये कर्व जो बनाया ना, ये किसका कर्व है? ये है n = n0 e लैम्डा t का कर्व है। ये इस फॉर्मूले के लिए बनाया गया वक्र है, n और t के बीच में बनाया गया वक्र है। और ये समय एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल को पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट होना है, जीरो हो जाए, अनंत समय लगेगा। ये अपन जानते हैं, समझते हैं, इस चीज को अपन फील कर सकते हैं। तो उसका पूर्णतः विघटन संभव नहीं है। तो ये था क्षय वक्र। उतारे इसको पॉज करके। इसके 4 ये पॉइंट हमने लिखे और ये पॉइंट भी हम समझ चुके हैं। चौथा भी वक्र समझ में आ गया। यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं। पहले इसको आप लिखें। पॉज करके उतारा आपने। देखो हेडिंग लगा रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन का फॉर्म बना के हेडिंग लगा रहे हैं। n अर्धयोग अगर पूरी हो जाए, अब n का मतलब 5, 50, 500 कुछ भी हो सकता है। कोई के 5 अर्धयोग के बाद कितने परमाणु शेष बचेंगे आप बता सकते हो। 50 के बाद कितने बचेंगे आप बता सकते हो। 25 के बाद कितने बचेंगे बता सकते हो। तो n क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, n अर्ध आयुओं के बाद शेष बचे परमाणुओं की संख्या n का सूत्र व्युत्पन्न करना। समझा? n अर्धयोग पर कितने परमाणु शेष बचेंगे उसके लिए सूत्र निकालो, ऐसा बोलते हैं। n परमाणु के n अर्धयोग के पूरे हो जाने के बाद कितने परमाणु शेष बचेंगे, हमको इसके बारे में एक फॉर्मूला बना करके बात करनी। अच्छा एक बात बताओ, पहली अर्धयोग ये, दूसरी अर्धयोग ये, तीसरी अर्धयोग ये, चौथी अर्धयोग ये। मान लो पहली अर्धयोग में 5 साल थी तो दूसरी अर्धयोग में 10 साल लग जाएंगे, 5 साल और लगेंगे। फिर ये 15 साल बाद ये तीसरी अर्धयोग जाएगी और 20 साल बाद ये अर्धयोग जाएगी। हम लिखते हैं एक अर्धयोग पूरी होती है, पहली अर्धयोग पूरी हुई तो कितने परमाणु बचे? पहली अर्ध आयु के बाद शेष बचे परमाणु
की संख्या कितनी है बेटा? n इक्वल्स टू n नॉट बाई 2। पहली अर्धद्रव्य के बाद इतने परमाणु बचे हैं। दूसरे अर्धद्रव्य के बाद कितने बचेंगे? दूसरी अर्धद्रव्य के बाद n नॉट बाई 4 बचते हैं। तीसरी अर्धद्रव्य के बाद कितने बचेंगे? तीसरी अर्धद्रव्य के बाद बचेंगे n नॉट बाई 8। चौथी के बाद कितने बचेंगे? n नॉट बाई 16। ऐसे ही 10वीं अर्धद्रव्य के बाद कितने बचेंगे? बता रहे हैं, ये हो जाएगा 1024। अब मुझे कोई कहे nवीं अर्धद्रव्य के बाद कितने परमाणु शेष बचेंगे? वो पूछे तो आप क्या लिखोगे? तो देखो थोड़ा सा कवर कर लो। ये है n नॉट 2 की पावर 1, ये है n नॉट 2 रेज़ टू पावर 2, n नॉट 2 रेज़ टू पावर 3, n नॉट 2 रेज़ टू पावर 4, n नॉट 2 रेज़ टू पावर 10। जब पहली अर्धद्रव्य के लिए बात करते हैं 2 की पावर 1 आता है, दूसरे के लिए 2 की पावर 2 आया, पांचवी के लिए 2 की पावर 5 आता है, 10वीं के लिए 2 की पावर 10 आता है। तो nवीं के लिए n नॉट अपॉन 2 की पावर n। ये है आपका आंसर। n अर्धद्रव्य के बाद आपका इतने परमाणु शेष बचेंगे। n अर्धद्रव्य बाद कितने बचेंगे वो निकालना था। एक के बाद इतने बचे, दूसरे के बाद इतने बचे, तीसरे के बाद इतने, चौथे के इतने बचे। तो देखो अब जितनी भी अर्धद्रव्य होती है ना वो 2 की पावर बन रही है। यहाँ पर 10वीं के लिए 2 की पावर 10 बनी है, तो n के लिए 2 की पावर n बचेगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो कितने परमाणु शेष बचे? इतने बचे, n नॉट अपॉन 2 रेज़ टू पावर 9। तो n अर्धद्रव्य बाद कितने परमाणु शेष बचते हैं उसके लिए हमने ये बात की। उसका आंसर आपने यहाँ तक निकाला, ये आपका आंसर हुआ। इसको थोड़ा हम आगे और बढ़ाने वाले, लेकिन क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक खत्म हुआ। एक नोट बनाने वाले हम लोग। तो क्षय वक्र क्या होता है, उसके 4 पॉइंट हमने पढ़े, किस किस के बीच में बनाया जाता है, टाइम एक्सिस को कभी टच नहीं करता, क्यों नहीं करता वो समझा हमने। और n अर्धद्रव्य जब पूरी हो जाएगी तो कितना समय लगेगा, कितने परमाणु शेष बचेंगे उसका हमने बात कर ली। चलिए आगे बढ़े। एक छोटा सा नोट लिखते हैं हम लोग। हटाइए, नोट बनाने वाले टॉपिक खत्म हुआ, क्षय वक्र खत्म हुआ, एक क्वेश्चन था वो खत्म हुआ। नोट बनाने वाले हम लोग, और वो नोट आपको न्यूमेरिकल्स हैंडल करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखिए नोट है हमारा, अभी हमने पढ़ा n अर्धद्रव्यों के बाद, n अर्धआयुओं के बाद शेष बचे परमाणुओं की संख्या n का सूत्र अभी भी पढ़ा अपन ने, n इक्वल्स टू n नॉट अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। तो बताओ n नॉट बाई n कितना होगा? 2 रेज़ टू पावर n। कोई डाउट तो पूछो, कोई तकलीफ नहीं। अब n को थोड़ा डिफाइन करते हैं, देखना हो n को क्या डिफाइन करेंगे। देखो t समय क्या है, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये t समय है 20 साल, तो t कितना हो गया? 20 साल का समय है ये।
तो हमको क्या बोलेंगे, कितनी अर्धआयु पूरी होगी, 4 अर्धआयु पूरी होगी। 4 अर्ध आयु पूरी होने में लगा समय, पूरी होने में लगा समय जो है ना वही तो इतना है। एक में कितना समय लगता है, एक अर्धआयु में 5 साल लगते हैं, तो 4 में कितना टाइम लगेगा इंटू 4। ये जो 20 साल कैसा है आपने देखे, 4 इंटू 5 ईयर्स। टाइम कितना था, टाइम था आपका 20 साल। कैसे आया, एक में इतना समय लगता है 5 साल, तो 4 अर्धआयु पूर्ण कितना समय लगेगा इंटू 4। तो इस तरीके से डिफाइन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप टी समय क्या है, 4 अर्धआयु को पूरा होने में एक अर्धआयु में कितना समय लगता है, टी हाफ, मतलब इतना, मतलब 5 साल। तो 4 अर्धआयु में कितना समय लगेगा, 4, और एन अर्धआयु पूरी होगी तो एन टी हाफ। एक अर्धआयु में टाइम लगता है टी हाफ, तो एन अर्धआयु में समय कितना लगेगा, तो एन अर्ध आयु पूरा होने में लगा समय जो है वो है टी। तो टी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एन इंटू टी हाफ से। समझ आ रही है आपको बात, एन कितना है, सॉरी टी कितना है, एन अर्धआयु पूरा होने में लगा समय है, तो टी समय में एन अर्धआयु पूरी होती है। एक अर्धआयु में कितना समय लगता है, तो एन अर्धआयु पूरा होने में कितना समय लगेगा, वो टी है। तो टी को हमने क्या लिखा है, एन अर्धआयु को पूरा होने में लगा समय, यहां से एन निकलता है टी अपॉन टी हाफ। ये आई एन की वैल्यू, इस वैल्यू को आपको यहां रख देना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड का यूज फर्स्ट में करना है, तो आप यूज करें। समीकरण नंबर 2 का यूज 1 में कर दें, चलो। तो एन नॉट बाई एन जो मिलेगा वो मिलेगा 2 टी बाई टी हाफ। ये आपका फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले की जो स्ट्रेंथ है ना वो आपको जो न्यूमेरिकल कर लोगे तो पता चल जाएगी। अच्छा, इस फॉर्मूले को यूज कब करना, 2 जगह इसको यूज करना। कब यूज करना है उसके बारे में लिख लेते हैं। जब हमें एन नॉट बाई एन की वैल्यू 2 या 4 या 8 या 16 या 32 या 64 या 128 या 1024 या ऐसा बोल दें 2 की पावर n दे तब यूज करना, या जब हमें n नोट या n पूछे वह t/t हाफ देवे। जब आपको इन दोनों की वैल्यू देगा और t या t हाफ में से दोनों में से कुछ एक पूछ लेगा, तब आप ये फॉर्मूला लगा देना। या n नॉट बाई n की वैल्यू जो है वो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 16, 32 ऐसा कुछ आ जाए, तब ये फॉर्मूला लगाना। ये फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे ना तो हम 2 बातों को देखेंगे पहले। तो आज हमने एक नोट भी लिखा है साथ साथ में, हम इसको पॉज करके उतारे अच्छी तरीके से। फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स का रहेगा। हमने आधा लेक्चर खत्म कर दिया, आधा टॉपिक खत्म कर दिया है। ये चैप्टर हमारा आधा खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक अगर हम न्यूमेरिकल का क्वेश्चन और करते हैं तो हटाएं इसको, ठीक है। अब हम लोग सारे फॉर्मूलों की एक समरी बना लेते हैं। अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े उनको एक बार लिख लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको क्या बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, आपको n, dn और n नॉट का मतलब पता होना चाहिए।
तो रिजल्ट्स लिख रहे हैं हम लोग। देखें आपको सबसे पहले एन नॉट पता होना चाहिए, आपको डीएन पता होना चाहिए, आपको एन पता होना चाहिए। दूसरा एक्टिविटी जो होता है वो डीएन बाई डीटी होता है, ये पता होना चाहिए आपको। आपको इसके यूनिट पता होने चाहिए। थर्ड पोर्शन, रदरफोर्ड जोड़ी का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। ये तो है नियम, और फॉर्मूला है n is not e का लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर आपको लैम्डा के फॉर्मूले आने चाहिए। ये फॉर्मूले जो हैं वो होते हैं आपके 0.693 अपॉन t हाफ, 2.303 अपॉन t log base 10 n नॉट बाई n। इसका यूनिट होता है टाइम का इनवर्स, समय इनवर्स। और यहाँ से हमने स्मॉल t का फॉर्मूला निकाला था 2.303 अपॉन लैम्डा log base 10 n नॉट बाई n, और 3.3 t हाफ log base 10 n नॉट बाई n। ये भी फॉर्मूला हमने निकाला। इसका यूनिट था आपको पता हो तो समय। ओके, फिर हमने t हाफ पढ़ा 0.693 अपॉन लैम्डा, और रिलेशन निकाला था 0.693 इंटू टी एवरेज। इसका यूनिट भी समय होगा। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टी एवरेज के लिए, और टी एवरेज का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 1 बाई लैम्डा एक को, और देगा था 1.44। इसकी वैल्यू ऐसे निकाली 0.693 अपॉन में था इंटू टी था, जिसको अपन ने लिखा था फिर 1.44 टी था। आपको राइट फॉर्मूले यूज करने, चलो नोमेकल कर लेंगे इसके लिए। फिर हमने लास्ट में डीके कर्व पढ़ा था, और क्षय वक्र में हमने n नॉट बाई n की वैल्यू निकाली थी, 2 की पावर n लिखा था, और n की वैल्यू फिर लिखे थे t अपॉन t हाफ। ये थे इसके सारे फॉर्मूले, और ये फॉर्मूला कब यूज करना मैंने आपको बताया था 2 जगह पर। पहला जब n नॉट बाई n की वैल्यू 2, 4, 8, 16 ऐसी दे, 2 raised to power n दे तब, या फिर आपको n नॉट या n पूछे तब आप ये फॉर्मूला लगा देना। हमने आज तक जो पढ़ा उसकी समरी ये थी। कैसा लगा आपको ये टॉपिक? हमने रेडियो एक्टिविटी खत्म कर दिया, और रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम लोग अब न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको सारे बेसिक्स, सारे फॉर्मूले जो आपने अब तक पढ़े हैं वो एकदम अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, समझ में आ जाने चाहिए। आप इसको पढ़ते रहें। हम लोग नेक्स्ट टर्म पर इसको न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तब तक इसको बाहर पर रिवाइज करें। ओके।